वेलकम माय डियर रॉकेट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं मल्लाई कोट्टाई वालीबन। तो मूवी की शुरुआत में चिन्नैन नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि गांव में प्रवेश करते हुए वहां के योद्धाओं को चैलेंज करता है कि अगर तुम में दम है तो मेरे भाई मल्लाई कोट्टी वालीबन से लड़कर दिखाओ, जिसने कई योद्धाओं को धूल चटाई है। दरअसल ये समय कुछ 100 साल पुराना है, जब हर गांव का एक रखवाला होता था। नियम था कि कोई भी उस रखवाले को चुनौती दे सकता था। अब अगर कोई उस रखवाले को हरा दे तो उसकी पत्नी और सारी दौलत जीतने वाले को दी जाती थी, और फिर गांव में सभी उसी जीतने वाले को अपना रखवाला मानकर सिर्फ उसी की बढ़ाई, उसी की तारीफ करते थे। इस तरह उस आदमी की वीरता के चर्चे दूर दूर तक होते, जो ज्यादातर गांव के योद्धाओं यानी कि वहां के रखवालों को हरा देता, और फिर वो सबसे ग्रेट माना जाता। यही लक्ष्य था वालीबन का। वो पूरे देश में अपना नाम कमाना चाहता था और सबसे बड़ा योद्धा बनना चाहता था, और ये सपना उसे उसके गुरु अय्यनर ने दिखाया था। वालीबन अय्यनर को अपना गुरु और पिता दोनों ही मानता था, क्योंकि उन्होंने वालीबन को बचपन से पाला है। बाकी बात करें चिन्नयन की, तो वो अय्यनर का ही बेटा है। हालांकि अय्यनर ने लड़ना और बाकी युद्ध कला सिर्फ वालीबन को ही सिखाई थी। अब उसने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें आगे पता चलेगा। ये तीनों साथ में सफर करते हैं। अब ये लोग जिस गांव में आए हैं, वहां का एक आदमी इस गांव के योद्धा को जाकर वालीबन की चुनौती के बारे में बताता है, और फिर इसे सुनते ही वो योद्धा आ जाता है वालीबन से लड़ने, मगर वालीबन उसे चुटकियों में हरा देता है। और नियम के मुताबिक गांव वाले उस हारने वाले योद्धा को गांव से बाहर कर देते हैं। उसकी पत्नी और दौलत वालीबन की हो जाती है, और इस गांव में अब सिर्फ वालीबन के ही वीरता के किस्से सुनाए जाएंगे। लेकिन वालीबन का मकसद बड़ा था, तो वो कुछ दिन रुककर अपने भाई और पिता के साथ आगे सफर पर निकल पड़ता है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें अय्यनर एक महिला से कह रहा होता है, मुझे अपने बेटे चिन्नैन पर गर्व है। अब इस पर उसकी पत्नी पूछती है कि आपका फिर वालीबन के बारे में क्या कहना है। अब अय्यनर हंसते हुए जवाब देता है कि वो तो मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा करेगा। फिलहाल वालीबन यहाँ से एक महल में जाता है, जहाँ सभी उसकी बहादुरी के बारे में जानते थे। उस जगह वालीबन की काफी खातिरदारी होती है। वक्त के साथ साथ वालीबन को उस महल की राजकुमारी से प्यार हो जाता है, मगर उसे अपना लक्ष्य भी तो पूरा करना है, और उसके लिए उसे अपना सफर जारी रखना होगा। तो वो राजकुमारी के होने के बाद भी वहां से चला जाता है। फिर वो एक मेले पहुंचता है, जहां पर अय्यनर की मुलाकात रंगारणी नाम के नर्तकी से यानी डांसर से होती है, जो कि अलग अलग जगह जाकर अपना डांस शो करती है। अब वालीबन रंगारणी को देखना चाहता था, पर वहां रंगारणी नहीं, उसकी सेवक रंगनाथ होती है। फिलहाल रंगारणी का डांस शो शुरू होता है, जहां पर चमत्कार नाम का एक आदमी आकर रंगारणी को छेड़ने लगता है। इस पर रंगारणी उसको थप्पड़ मार देती है। इस बीच वहां पर वालीबन पहुंच जाता है और चमकथान को स्टेज से नीचे फेंक देता है। और फिर क्या था, यहीं से रंगारणी वालीबन से हो जाती है इम्प्रेस, और यहीं से दोनों में लगभग प्यार हो ही जाता है। वो उसे मोर से बना एक राज पहनाती है, मगर वालीबन तो मुस्कुराकर वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। अब वो यहाँ से निकल ही रहा होता है, तभी चमकथान वहां पर आता है। वो वालीबन से कहता है कि तुझे अपने ऊपर बहुत घमंड है ना, तो इस बात पर मेरे योद्धा से लड़कर दिखा, तभी मैं मानूंगा। मैं तुझे मेरे गांव में आकर उनसे लड़ने की चुनौती देता हूँ। अब उसकी इस चुनौती को वालीबन स्वीकार कर लेता है, क्योंकि वो तो चाहता ही ये था कि मैं हर जगह फेमस हूँ। निकल पड़ता है वो चमकथान के गांव की तरफ, जहां जाने के दौरान उसको एक लड़की मिलती है। वो वालीबन के भाई से लिफ्ट मांगती है, क्योंकि वो अभी उसी गांव की तरफ जा रही थी। फिलहाल ये लोग उस गांव पहुंचते हैं, जहां पर वालीबन उस गांव के योद्धा मालन से मिलता है। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने की बात करते हैं, और यहाँ तय होता है कि अगले दिन होगा युद्ध। अब रात में चिन्नयन जब खाना लेने के लिए जाता है, तो देखता है कि खाना बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि जमानती ही है। दोनों यहाँ पर बात करने लग जाते हैं। जमानती कहती कि मालन को हरा पाना बहुत मुश्किल है, तो चिन्नयन कहता है कि अरे तुम मेरे भाई को जानती कहाँ हो, कल देख लेना, तुम्हें अपने आप यकीन हो जाएगा। यहाँ दोनों के बीच शर्त लगती है कि अगर वालीबन कल जीता तो जमानती चिन्नयन को किस देगी। मतलब कि इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत भी हो चुकी थी। अब रात में वालीबन एक बूढ़े आदमी से मिलता है, जो कि चल नहीं सकता। वो बताता है कि ये गांव वाले अपने योद्धा को जिताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी एक योद्धा था, मैंने कई लोगों को धूल चटाई थी, पर जब मेरा सामना मालन से होने वाला था, उसके पहले गांव वालों ने मुझे कुछ ऐसा पिला दिया जिसके नशे की वजह से मालन मुझ पर हावी हो गया और मेरी टांग तोड़ दी उसने। तब से मैं इसी पेड़ के नीचे खटिया पर बैठा रहता हूँ। अब अगला दिन शुरू होने के साथ वालीबन चमकथान को देखता है। वो चमकथान से कहता है कि अगर मैं जीता तो तुझे अपने बाल और मूछ आधे काटने होंगे, साथ ही तुझे नंगा होकर गधे पर भी पूरा गांव घूमना होगा। इस शर्त को चमकथान स्वीकार कर लेता है, और इसी के साथ होती है लड़ाई शुरू, जिस दौरान मलान पीछे से वालीबन पर हमला कर देता है, जिससे वालीबन को समझने में देर नहीं लगती कि मलान छल करने में बहुत माहिर है। इसलिए वो बड़ी सावधानी से लड़ना शुरू करता है, और फिर देखते देखते दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है। मगर अंत में वालीबन मालन को हरा देता है, पर मालन उसकी आंख में धूल फेंककर वालीबन को मारने की कोशिश करता है। पर वालीबन को इसके लिए अय्यनर ने पहले ही तैयार कर लिया था, और इस कारण वालीबन आखिरकार मालन को पूरी तरह परास्त कर ही देता है। साथ ही वालीबन उस अखाड़े को भी ये कहकर तोड़ देता है
कि जहां पर धोखेबाजी से दंगल जीता जाता हो उस अखाड़े को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। इसके बाद शर्त के मुताबिक चमकथान को मूछ और बाल आधा मुंडवा कर नंगा करके गधे पे पूरा गांव घुमाया जाता है। साथ ही मालन के साथ उसे भी गांव छोड़ना पड़ता है, पर वो कसम खाता है कि मैं वालिबन से अपना बदला जरूर लूंगा। दरअसल ये चमकथान थोड़ा साइको टाइप का आदमी है, तो वो मलान को भी धोखे से मारकर आगे बढ़ जाता है। इधर चेन्नयन को जामंती किसके साथ कुछ देती है। यही वजह होती है कि जब गांव से जाने की बारी आती है तो चेन्नयन बड़ा उदास होता है। वालिबन चेन्नयन से कहता है कि जाओ जामंती को भी लेके आ जाओ, वो भी हमारे साथ रहेगी। चेन्नयन खुश हो जाता है। इस पर अय्यनर कहता है कि क्या हमारे साथ किसी लड़की का साथ जाना सही रहेगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन वालिबन कहता है कि चेन्नयन की खुशी ज्यादा जरूरी है। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो वालिबन की मुलाकात रंगारणी से होती है, जो कि उसे छेड़ने लग जाती है। फिर बातों बातों में वो बताती है कि पोर्चुगीज रानी का जन्मदिन कल है, इसलिए मुझे वहां बुलाया गया है। वालिबन कहता है कि ठीक है, हम भी वहीं चलते हैं, बहुत दिन हो गए कोई जश्न नहीं देखा। इसके साथ सीन उस गांव पर शिफ्ट होता है जहां पर पोर्चुगीज राजा का कब्जा था। ये राजा लोगों को अपने किले में कैद करके उन्हें गुलाम की तरह बेचता था। साथ ही उसे दंगल करवाने का भी बहुत बड़ा शौक था, तो वो इन गुलामों में दंगल करवाकर बड़ा मजा लेता था। एक दिन जब किसी गुलाम ने राजा के खिलाफ आवाज उठाई तो उसे रानी ने तुरंत गोली मार दी। अब यहाँ दिखाते हैं तो वालिबन किले में रानी को जन्मदिन की बधाई देता है और कहता है कि मैंने सुना है अगर आज के दिन कोई राजा रानी किसी को दंगल लड़ने की चुनौती दे तो उसे जीतने पर काफी सारा सोना और असरफियां मिलती हैं। क्या ये सही है? अगर है तो मैं आपको दंगल की चुनौती देता हूँ। इस पर रानी कहती है कि एक बात ध्यान से सुन लो, हारने पर तुम गुलामों की तरह बेचे जाओगे। वालिबन हंसते हुए कहता है कि मैंने अपना पहला दंगल इसी गांव में लड़ा था। उस वक्त के राजकुमार और राजा को आपने मारकर किले पर कब्जा कर लिया और फिर ये गुलामों का सौदा करने का नीच व्यापार शुरू किया आप लोगों ने। मैं जीत गया तो सारे गुलामों को आजाद करवा दूंगा। तो बस फिर दंगल के लिए अगला दिन हो जाता है तय। यहाँ चमत्कार भी पहुंच जाता है, जो कि अय्यनर से कहता है कि मुझे इंसानों की अच्छी समझ है और मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम जरूर कोई राज छिपा फिर रहे हो। अय्यनर कहता है कि मुझे इंसानों की समझ तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब तुम मर रहे होगे तो मेरा चेहरा जरूर दिखेगा तुम्हें। इसके बाद वो जाकर वालिबन को तैयार करता है, साथ ही कहता है कि यहाँ कुछ सपेले भी आ गए हैं, इसलिए सावधान रहना। अब जैसा अय्यनर ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। अखाड़े में जाते वक्त भीड़ का फायदा उठाकर चमत्कार वालिबन को एक सुई चुभा देता है, जिसे उसने सांप के जहर में डुबोया था। वालिबन से लड़ने के लिए राजा रानी दोनों आते हैं। काफी जोरदार लड़ाई होती है इनके बीच, मगर बीच लड़ाई में वालिबन के ऊपर सांप का जहर असर करना शुरू कर देता है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। इस चीज का फायदा उठाकर राजा और रानी वालिबन पर खूब हावी हो जाते हैं, लेकिन फिर वालिबन खुद को संभालता है और वो रानी को एक तरफ फेंकता है तो राजा का गला दबाकर उसे मारने वाला होता है। इस पॉइंट पर राजा की सेना वालिबन को कैद कर लेती है। मतलब यहाँ पर इस पोर्चुगीज राजा ने धोखा कर दिया। अगले दिन वालिबन को खंबे के जरिए जंजीरों से बांधकर खड़ा कर दिया जाता है और यहाँ रंगारणी अपना डांस कर रही होती है। असल में वालिबन को चमत्कार ने कई सारी असरफियों के बदले खरीद लिया था, पर उसे क्या पता था कि रंगारणी वालिबन से मिली हुई है। उसकी सेवक रंगनाथन सारे गुलामों को आजाद कर देती है और वो सभी मिलकर महल पर बिल्कुल हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर राजा की सेना उनमें से कई लोगों को मार भी देती है। इस पर वालिबन को बहुत गुस्सा आता है और वो जंजीरों के साथ दोनों पिलर्स को भी तोड़ देता है। हालांकि उसे और बाकी सभी गुलामों को सेना घेर लेती है। इस पर ऊपर से बाकी के गुलाम सेना पर पत्थर गिराते हैं। रानी जाकर सारी सेना पर लगातार तोप चलाने लग जाती है। ये देखकर वालिबन दूर से ही तलवार फेंककर रानी का सर धड़ से अलग कर देता है और तोप को खुद संभालता है। फिर वो राजा के साथ मिलकर सारे सैनिकों को मिट्टी में मिला देता है। चमत्कार जिंदा था। वो जब बॉम्ब लेने के लिए कमरे में जाता है तो वहां पर अचानक से जोरदार धमाका होता है, जिससे हमें ये लगता है कि चमत्कार मर गया है। साथ ही गुलामों को वालिबन ने आजाद कर दिया था, तो सभी उसको अपना मसीहा मानने लगते हैं। यहाँ से वालिबन रंगारणी के साथ आगे के सफर पर निकल पड़ता है, जहाँ पर रात में ये लोग जब एक जगह रुकते हैं तो वहाँ रंगारणी वालिबन से अपने दिल की बात बताती है कि मुझे तुमसे प्यार है। वालिबन उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका सपना तो कुछ और ही है और वो इन सारी प्यार वाली चीज में शामिल नहीं होना चाहता। उसका जवाब सुनकर रंगारणी उदास हो जाती है और रंगनाथ अपनी मालकिन की उदासी देख नहीं सकती थी। वो पता लगाने में लग जाती है कि आखिर वालिबन ने क्यों रंगारणी को मना किया। ये सभी लोग अब एक फेस्टिवल में शामिल होने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ पर रंगनाथन देखती है कि जामंती वालिबन के साथ ज्यादा रहती है। उसे शक होता है कि वालिबन अपने भाई की पत्नी से कहीं प्यार तो नहीं करता, और ये बात वो रंगारणी को बताती है। जिसे विश्वास नहीं होता तो वो भी जामंती और वालिबन पर नजर बनाना शुरू कर देती है। दरअसल जामंती वालिबन को अपने बड़े भाई की तरह मानती थी और उससे अपने मन की हर बात बताती थी। वो वालिबन से बताती है कि भैया मैं चिनियन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और ये सुनकर वालिबन खुश हो जाता है। इस बात को सबसे पहले जामंती ने वालिबन से बताया था। वालिबन कहता है कि मैं इस बच्चे को अपनी तरह एक योद्धा बनाऊंगा।
और यहाँ शोर की वजह से इनकी आधी बात रंगारणी सुन पाती है और उसे ये समझ में आता है कि जामंती के पेट में वालीबन का बच्चा है, इसलिए जामंती वालीबन को ही बता रही है। अब इस बारे में वो अपने सेवक रंगनाथन से कहती है। रंगनाथन जाकर चिन्नियन के कान भर देती है। वो नशे में था और बिना सोचे समझे गुस्से में अपने भाई की तरफ जाता है। इधर त्योहार के बीच में जामंती और वालीबन भीड़ में एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लोगों ने मास्क लगाए होते हैं। इन्हीं लोगों में चमत्कार भी शामिल होता है, जिसका आधा चेहरा उस बम धमाके में जल गया था। यानी कि वो मरा तो नहीं, असल में यहाँ पर वो अपना बदला लेने आया था। तभी वालीबन को उसके यहाँ होने का एहसास हो जाता है। अब वो जामंती के पास पहुंचता है तो पता चलता है जामंती को किसी ने बुरी तरह मार दिया है। वो एक मास्क वाले शख्स का पीछा करता है। उसे चमत्कार सोचकर वालीबन उसे मार देता है, पर वो देखता है कि वो चमत्कार नहीं बल्कि उसका भाई चेन्नन था। चेन्नन ने ही जामंती की जान ली थी और ये देखकर चमत्कार खुश होकर वहां से भाग जाता है। असल में दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वालीबन अय्यनर का अपना बेटा नहीं था। अय्यनर से पूछने पर वालीबन को पता चलता है कि एक बार किसी गांव में डकैतों ने हमला किया और सारे गांव वालों को मार दिया। वहां पर जब अय्यनर गया तो उसको एक बच्चा मिला जो कि बहुत रो रहा था और अपनी मरी हुई माँ के साथ वो लाशों के बीच था। फिर अय्यनर ने उसको अपने बेटे की तरह पाला, उसे युद्ध कला सब कुछ सिखाया। पर आज उसी ने अय्यनर के बेटे को मार दिया, यानी कि वालीबान ने चिन्नैन को मार दिया। अब वो भी कसम खाता है कि मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। वालीबन उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखिए ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अय्यनर कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुछ वक्त के बाद अय्यनर की मुलाकात चमत्कार से होती है, जिसे अय्यनर ड्रिंक ऑफर करता है। चमत्कार दोबारा अय्यनर से पूछता है कि आखिर तुम अपने दिल में कौन सा राज छिपाए हुए घूम रहे हो। तब अय्यनर रिवील करता है कि काफी वक्त पहले जब मैं दंगल लड़ा करता था तो उस दौरान मेरा सामना मालिकुट्टी बेत्ताई नाम के योद्धा से हुआ, जिसकी भुजाओं में इतना बल था कि उसने मुझे किसी बच्चे की तरह रौंद दिया। नियम के मुताबिक उसे मेरी दौलत और मेरी पत्नी दोनों मिल गई और सजा के तौर पर मैं उसके गुलामी करने लग गया। मैं रोज उसके कपड़े धोता, पैर दबाता, सब कुछ करता। इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मेरी पत्नी उसी को चाहने लगी। मैं रात भर रोता रहता और मेरी पत्नी उसके साथ खुशी खुशी सोती। एक वक्त आया जब मेरी पत्नी वेट्टाई से गर्भवती हो गई और वेट्टाई को उस वक्त एक युद्ध में शामिल होने के लिए कहीं जाना था। उसके जाने के बाद मैंने अपनी दगाबाज पत्नी को काफी अच्छी तरह ख्याल रखा। फिर जैसे उसने एक पुत्र को जन्म दिया तो मैंने अपनी पत्नी को चाकू से मार डाला और वेट्टाई के बच्चे को लेकर उस जगह से दूर चलाया। मैंने उस बच्चे को हर तरह युद्ध कला सिखाई ताकि वो सबसे बड़ा योद्धा बन जाए और मैं उसी के बाप के खिलाफ उसे लड़वा पाऊं। पर अब इस बच्चे यानी कि वालीबन ने मेरे ही बेटे को मार डाला, तो अब वक्त आ गया है बाप बेटे को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने का, जिस युद्ध में दोनों में से किसी एक की मौत तो जरूर होगी। अब ये सच्चाई जानकर चमत्कार कहता है कि मुझसे ज्यादा जहरीला तो तू है अय्यनर, क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। अय्यनर कहता है कि मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। असल में जो ड्रिंक चमत्कार को पीने को दी गई थी उसमें जहर था। चमत्कार मरने से पहले अय्यनर का चेहरा देखता है और फिर अय्यनर आखिरी बार जाकर वालीबन से मिलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा योद्धा ढूंढ कर लाऊंगा जो तुम्हें मारकर मेरा बदला ले पाए। वालीबन कहता है कि आपने मुझे सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाने का सपना देखा था। मैंने जो किया उसका मुझे अफसोस है, लेकिन एक योद्धा के नाते मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं और वादा करता हूं कि मैं ही जीतूंगा। इसके साथ हमें मलाइकुट्टी वेट्टाई को रिवील किया जाता है, जो कि सच में वालीबन से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। इन दोनों की लड़ाई और बाप बेटे के रिश्ते पर इसका अगला पार्ट होगा, तो यहीं पर ये मूवी हो जाती है खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।